नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं, आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूं बहुत समय बाद में। साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने एक लंबी श्रृंखला कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर चलाई थी। उम्मीद है विद्यार्थियों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। प्रश्न पत्र हो गया, परिणाम भी आ गया, अच्छे अंक भी प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की थी, जिनके 98, 99 तक नंबर हिंदी साहित्य में आए हैं। उन सभी को बधाई। एक बार फिर एक नए प्रश्न पत्र की चर्चा के साथ में आज हम इस वीडियो में जुड़ रहे हैं। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही 4 अगस्त को और 5 अगस्त को संस्कृत शिक्षा विभाग के जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का जो प्रश्न पत्र है वो आयोजित हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रथम प्रश्न पत्र में आए हिंदी विषय के जो 5 प्रश्न हैं वो और 120 प्रश्न जो द्वितीय प्रश्न पत्र 5 अगस्त को हुआ है, उन 125 कुल मिलाकर के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। केवल आंसर की ही नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों के साथ में उस पूरी चर्चा में एक एक विकल्प पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या उत्तर होना चाहिए था इस पर चर्चा होगी। अन्य कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस विषय से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित, इस सभी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र पर चर्चा। द्वितीय प्रश्न पत्र से शुरू कर रहा हूं। मेरे पास में जो प्रश्न पत्र है, देखिए प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले होते रहेंगे। एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। आपके पास जो भी प्रश्न पत्र है, जिस सीरीज का प्रश्न पत्र आपने दिया है, हो सकता है बहुत सारे मेरे जो व्यूअर है वो ऐसे भी हो जिन्होंने प्रश्न पत्र नहीं दिया है, वो अन्य तरह की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से जुड़ी हुई। उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आप एक एक प्रश्न आपके सामने आएगा, प्रश्न पत्र आपके पास में चाहे है भी या नहीं है। लीजिए, मेरे पास में जो प्रश्न पत्र है उसका जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार से है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं। प्रश्न है पीयूष प्रवाह, पाठ्य पुस्तक से संबंधित पहला प्रश्न है। प्रश्न है पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एक ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पत्र की बड़ी गजब की एक विशेषता थी कि इस प्रश्न पत्र के अंदर सही नहीं है, असत्य है। कौन सा कथन असंगत है, इसका मतलब 3 कथन सही थे और 1 कथन गलत था। हमें एक गलत कथन छांटना था। लगभग सभी प्रश्नों में जहां भी असत्य या असंगत का प्रश्न पूछा है उसमें एक ही पैटर्न इस पूरे प्रश्न पत्र में चला है। प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न में जो पहला विकल्प है, अब आपको बताना है कौन सा एक विकल्प है जो गलत है। इसमें सत्य के प्रयोग में अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं, उस शीर्षक के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु है उसके बारे में बताया गया है। पहला जो बिंदु है वो है कि सभ्य पोशाक में, एक शीर्षक है सभ्य पोशाक में, शीर्षक अंश विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से बचने की सलाह देता है। बिल्कुल सही है ये कथन, इस कथन में कोई समस्या नहीं है। दूसरा है बलवान से भिड़ंत, शीर्षक अंश अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधाता है। बिल्कुल सही है ये कथन भी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तीसरा जो विकल्प है वो तीसरा विकल्प है आत्मिक शिक्षा शीर्षक से संबंधित, और आत्मिक शिक्षा शीर्षक हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल यह तीसरा विकल्प भी एकदम सही है। तो जिन विद्यार्थियों ने चौथा विकल्प चुना है उनका उत्तर सही हुआ है। क्यों हुआ है, देखिए चौथा जो विकल्प है वो है शांति निकेतन शीर्षक से संबंधित, और शांति निकेतन शीर्षक में हमें शांति स्थापित करने की प्रेरणा नहीं मिलती, हमें स्वावलंबन की प्रेरणा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आप लोगों ने अगर पाठ पढ़ा है तो इसमें स्वावलंबन की प्रेरणा मिलती है शांति निकेतन जो शीर्षक है उसके अंतर्गत। इसलिए चौथा उत्तर यहां पर सही होगा, लगा लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 है मानस का हंस। मानस का हंस रचना है अमृतलाल नागर का, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने हिंदी साहित्य जगत के 2 प्रसिद्ध कवि भक्ति काल के सूरदास और तुलसीदास दोनों के जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी है, औपन्यासिक कृतियां लिखी है। खंजन नयन लिखा है सूरदास पर, यहां बात कर रहे हैं मानस का हंस की, तो मानस का हंस का जो विषय है वो है तुलसीदास का जीवन। आपका जो विकल्प है वो है नंबर 2।
देखिए पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास आपका सही उत्तर है, अन्य विकल्प को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तीसरा प्रश्न, जिन प्रश्नों पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है उन प्रश्नों को हम सीधा ही पढ़ते जाएंगे। हाँ, हम हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो, साथ ही काव्य शास्त्र के, जो संस्कृत काव्य शास्त्र के हैं वो, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हैं वो, अन्य जो विषय है उन विषयों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन पर एक अच्छी खासी चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है मंदोदरी की रावण को शीख इस पाठ में से है। देखिए क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाथ बयरु कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु, फिर बाद में देखिए खाली जगह छोड़ी है, और जैसा खलु खद्योत दिन करही जैसा, खद्योत दिन करही जैसा, ये पंक्ति है पूरी। अगर हमें पंक्तियां याद हो तब तो बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन पंक्तियां याद ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह याद है कि मंदोदरी रावण को कहती है कि आप में और भगवान राम में किसके जैसा अंतर है। देखिए पहला जो विकल्प है वो है आपके सूर्य और जुगनू में। बात तो यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि खद्योत शब्द का अर्थ होता है जुगनू और दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन कर ही जैसा। जितना अंतर जुगनू और सूर्य में होता है उतना ही आप और भगवान राम में है। भगवान राम आपके सामने सूर्य है और आप उसके सामने टिमटिमाने वाला छोटा सा जुगनू हो, यह कहती है मंदोदरी रावण से। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? देखिए बाकी के 3 विकल्प आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब आपको सही विकल्प पता हो और उस विकल्प को आप चयन कर चुके हैं, हाँ आप पढ़ लीजिए भले तीनों विकल्प जो है वो है सूर्य और दीपक से, सूर्य और दीपक से नहीं है, सागर और नदी से भी नहीं है, दिन और रात से भी नहीं है। आपका जो पहला उत्तर है वो सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए इसको भी हटाते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न। इस प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है शुक्ल जी का, उस ग्रंथ में से बहुत सारी परीक्षाओं में जो हिंदी साहित्य विषय से जुड़ी परीक्षाएं होती है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत यह कथन किस विद्वान का है। और घनानंद के बारे में जो कथन लिखा है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है। पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ भी नहीं है। चौथा ऑप्शन आपके एक बार फिर सही हो रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बड़ा शानदार, बड़ा सुंदर सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न के अंदर उत्तर कौन सा हुआ? 4 नंबर। जो 4 नंबर विकल्प है उसका आप चयन कीजिए तो आपका उत्तर सही हुआ है। उम्मीद है अब तक बताए गए चारों प्रश्न आपके सही हुए होंगे। बढ़े आगे, लेते हैं 5वां प्रश्न। 5वां जो प्रश्न है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, किरण धेनुएं। आपकी जो सरयू पाठ्य पुस्तक है, सरयू पाठ्य पुस्तक में से एक बार फिर प्रश्न पूछा गया है। अंतिम पद्य पाठ, नरेश मेहता की रचनाएं 3, किरण धेनुएं हैं, एक बोध है, विडंबना है, 3 रचनाएं हैं। उनमें से किरण धेनुएं का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है सरयू में संकलित जो किरण धेनुएं हैं कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है? ग्वालिन सी ले दूब हंसती हुई मिली वसुधा, पंक्तियां हैं वहां। ग्वालिन सी ले दूब, ग्वालिन जिस प्रकार से दूब लेकर आती है उसी प्रकार से धरती के ऊपर भी दूब होती है। वसुधा उत्तर जो है, जैसे रात्रि है, प्रातःकाल है, 3 नंबर पर है वसुधा और 4 नंबर पर क्षितिज रेखा। आपका जो उत्तर सही हो रहा है वो हो रहा है 3 नंबर वसुधा, यानी धरती को ग्वालिन की उपमा दी गई है। इस तरह 5वां जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा 3 नंबर सही विकल्प। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। काफी बड़े बड़े विकल्प है इसके अंदर। देखते हैं, रचनाएं और रचनाओं के नाम दिए गए हैं और साथ में ही उनसे जुड़ी हुई जो विषय वस्तु है उसके बारे में दिया गया है। सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मैंने आपसे कहा था
असंगत है, सुमेलित नहीं है, सत्य नहीं है। इसका मतलब आपको 3 विकल्प सही थे, एक गलत विकल्प का चयन करना है। हर प्रश्न के अंदर एक ही पैटर्न चल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 6 का जो पहला विकल्प है वो है मिठाई वाला। भगवती प्रसाद की जो रचना है मिठाई वाला, यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। बिल्कुल है, मिठाई वाला बाल मनोविज्ञान से संबंधित ही कहानी है। बाल मनोविज्ञान के सूक्ष्मतम बिंदुओं को छूने का प्रयास किया गया है इस कहानी में। दूसरी कहानी का नाम दिया गया गुल्ली डंडा। मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है गुल्ली डंडा, उसके अंदर लिखा गया है इस कहानी में कथानायक और गया 2 मित्र है। एक कथानायक है और एक उसका मित्र है गया, जो गुल्ली डंडा खेलने में बड़ा महारथी है। लिखा है कि कथानायक और गया दोनों समान पद और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, पात्र हैं, नहीं है। दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले कहाँ हैं? इस कहानी का तो जो विषय है वही यही है कि पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति व्यक्ति में अंतर स्थापित कर देती है। एक बहुत बड़े पद पर है और एक बहुत छोटे पद पर है। जो कथानायक है वो बड़े पद पर है और जो गया जो नामक पात्र है वह पात्र बहुत छोटा है, इसलिए उन दोनों मित्रों में यह अंतर है। तो यही उत्तर हो गया 2 नंबर। देख लीजिए 3 नंबर को भी, अलोपी संस्मरणात्मक रचना है। बिल्कुल, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखा है अलोपी। और शेब और देव जो अज्ञेय जी की कहानी है, इसमें लिखा है इस कहानी में नैतिक मूल्यों और सत्य की प्रतिष्ठा की गई है। बिल्कुल की गई है कि व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में जो निर्णय लेते हैं, वह हमें अपने आप पर भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल आपने इस कहानी को पढ़ा है। तो इस प्रकार से इन चारों कहानियों पर एक छोटी छोटी नज़र, एक जो रचना है संस्मरण है अलोपी, और 3 जो कहानियां हैं मिठाई वाला, गुल्ली डंडा और अज्ञेय जी की जो रचना है सेब और देव। कुल मिलाकर के छठे प्रश्न में जो उत्तर हुआ वो हुआ 2 नंबर विकल्प आपका सही। बढ़े आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है ना उसमें आप ढूंढ लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। कहीं भी आपका प्रश्न नंबर 7 नया भी हो, जो भी है वहां आप जाइए और उस प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास सरयू के अंदर संकलित है? ये रचना भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है। कौन कौन सी बातें उसमें लिखी है उससे मेल नहीं खा रहा है? देखिएगा, इस पाठ के अंदर आपको ये तीनों कथन मिलेंगे, तीनों कथन मिलेंगे जो आपके सही है वो, और एक जो कथन है वो यहां पर देखिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहां एक पहला विकल्प जो है ना लिखा है, भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन इस पाठ के अंदर यह मान्यता स्थापित की गई है या नहीं की गई है, यह हमारा विषय है। दूसरा जो विकल्प है उसको भी देखते हैं, भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई। बिल्कुल सही कथन है, भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई। पाठ में आपको हूबहू ये लाइन ऐसे कैसे लिखी हुई मिलेगी। फिर है, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था, ऐसे की ऐसे पंक्ति है पाठ के अंदर, भक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन था। और अंतिम जो बिंदु है, भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन था, यह भी कथन आपको पाठ में हूबहू ऐसे मिलेगा। इसका मतलब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कथन एकदम सही है। आपका जो उत्तर हो रहा है वो हो रहा है विकल्प नंबर 1। इस पाठ में यह नहीं बताया गया है कि भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ। बिल्कुल ऐसी मान्यता बहुत सारे विद्वानों की रही है, लेकिन इस पाठ के अंदर यह मान्यता स्थापित नहीं की गई है। उत्तर कौन सा हुआ? विकल्प नंबर 1। उम्मीद है आप लोगों ने विकल्प नंबर 1 का चयन किया होगा और आपका प्रश्न सही हुआ है। बढ़े आगे, बिना रुके बढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 8, इस बार जो पुस्तक है वो है मंदाकिनी। डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, देखिए प्रश्न नंबर 8। मंदाकिनी में संकलित हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? किस महापुरुष के भाषण का अंश है? आप जानते हैं, हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत। यह देखिए, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का कोई भाषण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, हम उत्तर कैसे चयन करें? क्योंकि दयानंद सरस्वती से संबंधित कोई भी भाषण आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। महात्मा गांधी का कोई भाषण आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। स्वामी राम तीर्थ उत्तर में ही नहीं है। बहुत सरल सा प्रश्न है, 1 नंबर उत्तर है आपका स्वामी विवेकानंद का भाषण है। बिल्कुल उस भाषण का जो अंश है वो आपके हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत पाठ के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण है उसको
लिखा गया है। एकनाथ रानडे ने इसमें जो है आपको बताया है कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने हमारी पुण्यभूमि भारत के बारे में बताया है। बढ़े आगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा से संबंधित 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। लीजिए, 9वां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से बातचीत मंदाकिनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि राम कुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहां से मिली। उत्तर है देखिए, पहला यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक एसोसिएशन से, नहीं, ये उत्तर नहीं है। अपने पिताजी से, बिल्कुल नहीं। जबलपुर की मित्र मंडली से, नहीं। 4 नंबर है काश्मीर की प्राकृतिक शोभा से, बिल्कुल सही। यही उत्तर आपको चयन करना था। प्रश्न नंबर 8 और विकल्प नंबर है 4। अगर आपने 4 नंबर का चयन किया है तो आपको इसमें पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यह है आपका प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। देख लीजिए, इसमें बताया गया कि गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहां से मिली। प्राकृतिक सुषमा कश्मीर की, वहां से गद्य गीत लिखने की प्रेरणा मिली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आगे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आनंद आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए, जैसे जैसे प्रश्न के उत्तर सही होते जाएंगे उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा, चिंता ना कीजिए। यह एक यात्रा है मेरे साथ आपकी 125 प्रश्नों की। अभी हम 10 प्रश्नों पर पहुंचे हैं। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से आगे, लेते हैं 10वां प्रश्न आपके सामने है, कांपती उंगलियों से। अभी आपने जो सामान्य शिक्षा का जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ था ना, ये संस्कृत शिक्षा विभाग का है, उसमें भी प्रश्न आया था। ये ऐसा ही एक प्रश्न था जिसमें तपती हुई दोपहरी का वर्णन था। पंक्तियां दी गई थी, बिल्कुल निर्वासित कहानी से ही थी। सूर्यबाला की जो निर्वासित कहानी है वहीं से पंक्तियां थी। दोपहरी का जो वर्णन था वो था। अब की बार जो वर्णन है वो भी देख लीजिए, कहानी वही है। प्रश्न पत्र निर्माता ने फिर एक बार प्रश्न उठाया है, निर्वासित कहानी सूर्यबाला की। यहां से कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण वृद्ध क्रौच युगल की एक पीड़ा थी। वहां प्रश्न पूछा गया था पाठ के आरंभ से, और यहां प्रश्न पूछा गया है पाठ के अंत से। यह गद्यांश मंदाकिनी के किस पाठ से उद्धृत है? पाठ की अंतिम पंक्तियां हैं ये। उसके बाद में आपको पता है वाल्मीकि जी का जो वो श्लोक है वो दिया हुआ है। चलिए, सुभद्रा, भोर का तारा, निर्वासित, यात्रा एक पावन तीर्थ की। अब जब सारी चर्चा हो गई है तो ये निर्वासित कहानी है सूर्यबाला की, जिसमें बड़ा गजब का वर्णन किया गया है। एक वृद्ध दंपत्ति किस प्रकार से अपने ही बेटों में बढ़ जाते हैं। 2 बेटे होते हुए भी एक बेटा माँ को रखने को तैयार है और एक बेटा अपने पिता को रखने को तैयार है। दोनों बेटे एक साथ अपने माता पिता को रखने के लिए तैयार नहीं है। यह विडंबना है इस कहानी की। बताया गया है कि किस प्रकार से मानव मूल्य गिरते जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश में 2 पीढ़ियों की मानसिकता में कितना अंतर आ गया है। ये निर्वासित कहानी है सूर्यबाला की। पढ़िएगा आप लोग, बड़ा आनंद का विषय है इस कहानी में। बढ़े आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 11। लीजिए, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान की पंक्तियां दी है और प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रसखान द्वारा रचित इस काव्यांश में काग के भाग की सराहना क्यों की गई है? ध्यान से इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना चाहिए था, थोड़ा इस प्रश्न पर रुकना चाहिए। जल्दबाजी कई बार हमारे सही प्रश्न को गलत करवा देती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया, इसलिए काग के भाग्य बड़े हैं। पहला ही ऑप्शन है माखन रोटी मिलने के कारण, बस सही हो गया। लेकिन यह उत्तर सही नहीं है। माखन रोटी मिलने के कारण इससे भी बेहतर विकल्प है 2 नंबर। देखिए आप, श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लेने के कारण। माखन रोटी तो कहीं से भी खा सकता था, हरि हाथ से ले गयो। बात यहां थी, भगवान के हाथ का स्पर्श करने का सुख काक भुसुंडी को मिल गया, कौवे को मिल गया, इसलिए वो भाग्यशाली है। तो उत्तर नंबर 2, जो विकल्प नंबर 2 है, वो आपका सही उत्तर है। अगर आपने जल्दबाजी में नंबर 1 पर रुक करके उसको ही सही कर दिया तो कई बार हम 2 नंबर तक जाते ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि कई बार हम श्योर हो जाएं कि यही उत्तर है, उसके बाद भी हमें विकल्प देख लेने चाहिए। क्या पता उससे बेहतर विकल्प कोई और है जिसका हम चयन कर सकते हैं। तो यहां बेहतर जो उत्तर है वो आपका, देखिए बेहतर मेरे कहने से नहीं हो रहा है, बात यह है कि ये उत्तर सही होगा। आरपीएससी इसको ही सही मानेगी कि भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श सुख मिला, इसलिए कौवे के भाग्य बढ़े।
बढ़े आगे। आप भी अगर भाग्यशाली हैं तो आपका निश्चित रूप से नंबर 2 जो उत्तर है 11वें प्रश्न में सही हुआ है। अब विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साय में धूप। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साय में धूप, सीधा नाम के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इतनी तैयारी करके आजकल कोई परीक्षार्थी बिना तैयारी के प्रश्न पत्र देने नहीं जाता। ये तो ठीक है कि इस बार आपके जो एग्जाम सेंटर है वो बड़े पास में ही आ गए थे, वरना हिंदी वालों ने उदयपुर की यात्रा की थी। सामान्य शिक्षा की जब भर्ती परीक्षा हुई थी तब उदयपुर बहुत कम लोग पहुंचे थे। हाँ, कोरोना का दौर चल रहा है, परीक्षा नहीं होगी, इस वजह से भी यहाँ भी उपस्थिति तो बहुत कम रही, लेकिन पेपर बड़ा स्तरीय था। मैं बार बार कहूँगा मित्रों, ये जो पेपर है, ये जो प्रश्न पत्र है, पहले बहुत समय बाद मेरा व्यक्तिगत मत है कि मुझे राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र पूछा गया है वो बड़ा स्तरीय लगा, बड़ा शानदार प्रश्न पत्र लगा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लायक प्रश्न पत्र लगा। ये तो पाठों के सवाल है, बहुत थोड़े सरल लग रहे हैं आपको। आगे आप बढ़ते जाइए, देखिए इस यात्रा में कितना आनंद आता है। प्रश्न नंबर आपके सामने है 12 और 12वें का जो पहला विकल्प है साय में धूप, ये सही है। आवाज के घेरे नहीं है, छोटे छोटे सवाल नहीं है, मसीहा मर गया, ये विकल्प नहीं है। 1 नंबर विकल्प जो है वो सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। मित्रता, प्रज्ञा प्रभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मित्रता। मित्रता नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? औषधि से। विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उससे बड़ी कोई औषधि नहीं होती। मित्र जो है सच्चा और विश्वास पात्र मित्र किसी औषधि से कम नहीं होता। हीरे से, वृक्ष से, घोड़े से, ये तो विकल्प ही नहीं होने थे। बड़े आगे, बड़ा सरल सा प्रश्न है, ज्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपके सही हो रहा है विकल्प नंबर 2 औषध से। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 14, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। बाबा भारती डाकू खड़क सिंह से घोड़ा छीन लेने की बात किसी को बताने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर घोड़ा छीनने की बात डाकू खड़क सिंह ने बताई तो लोग आगे से अंधे अपाहिज जो लोग हैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि डाकू खड़क सिंह ने भी कहीं ना कहीं लाचार अपाहिज व्यक्ति बन करके ही घोड़ा छीना था। ऐसा कोई विकल्प है? देखिए नंबर 1, बदनामी के भय से। नहीं, बाबा भारती की क्या बदनामी हो रही थी? घोड़ा तो वो छीन के ले गए, बाबा भारती की बदनामी थोड़ी हो रही थी। जनता द्वारा विद्रोह कर लेने के भय से, ये भी नहीं है। पुलिस कार्रवाई के भय से, पुलिस की कोई कार्रवाई होने का प्रश्न ही नहीं था, बाबा भारती कहीं केस करने वाले नहीं थे। आगे है गरीब अपाहिजों पर से विश्वास उठ जाने के भय से, बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प नंबर 4 आपने चयन किया होगा और आपका उत्तर सही है। बढ़े आगे, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित, प्रश्न देखिए, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई संस्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है। निराला जी के व्यक्तित्व से मेल खाने वाली कौन सी बात नहीं है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में बिल्कुल भी हार नहीं मानी, पहला जो विकल्प है, निराला ने कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं मानी। दूसरा है, उनमें ऑर्डर दान की प्रवृत्ति थी, बिल्कुल, जिसने जितना मांगा उसको तुरंत ही दे दिया, उसे कहते हैं ऑर्डर दानी। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर दानी, मतलब ऑर्डर मिलते ही देने वाला। ऑर्डर दानी वैसे ये हिंदी का शब्द है। ऑर्डर दानी का मतलब होता है खुद के पास भली ना हो लेकिन किसी ने मांग लिया तो उसको सब कुछ दे देने वाला, उसे कहते हैं ऑर्डर दानी। तीसरा है, उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था। निराला जी का जीवन व्यवस्थित नहीं था, इसलिए यही विकल्प सही है। कारण यह है, मेल नहीं खाती है। देखिए फिर वही बात है ना, मेल नहीं खाती है, इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? उनका व्यक्तित्व व्यवस्थित नहीं था, उनका जीवन बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं था। चौथा विकल्प सही है, वे विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे, बिल्कुल थे। निराला का जीवन ही क्रांतिकारी जीवन था, संघर्षमयी जीवन था। बढ़े आगे, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही था। प्रश्न नंबर 16 फिर आ रही है कहानी मुंशी प्रेमचंद की, बड़े घर की बेटी आनंदी। देखिए विकल्प क्या लिखा हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। कहानी का जो सबसे बुजुर्ग, सबसे वृद्ध व्यक्तित्व है उसने बैनी माधव सिंह जो है ठाकुर, उनका ये कथन है, लिखा है। ये कथन किसका है? कथन आनंदी का नहीं है, कथन लाल बिहारी का तो होने का प्रश्न ही नहीं है, श्रीकंठ का भी नहीं है। श्रीकंठ और लाल बिहारी के जो पिता है उनका है, नाम है ठाकुर बैनी माधव सिंह। 4 नंबर उत्तर एकदम सही था। बढ़े आगे, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। फिर एक नया प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है?
अच्छा प्रश्न है, ये इतना सरल प्रश्न नहीं लगता। बड़े घर की बेटी, रूपक शैली में, देशभक्त, शरणदाता और जैसलमेर की राजकुमारी। रूपक शैली का मतलब होता है जिसका घटनाक्रम नाटकीय तरीके, रूपक का मतलब होता है नाटक, काव्य रूपक कहा गया नाटक को, तो इसलिए रूपक शैली में लिखी गई, इसका मतलब होता है नाटकीय घटनाक्रम घटित होता है, सारा एक नाटक की तरह घटनाक्रम घटित होता है। बताइए कौन सी कहानी में? अब विकल्प आपके सामने है। बड़े घर की बेटी में नाटकीय घटनाक्रम नहीं, देशभक्त जो कहानी है उसमें सारा नाटकीय घटनाक्रम है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, हमें सारा नाटक की तरह निर्देश शैली में बताया जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। विकल्प नंबर 2 देशभक्त एकदम सही। बढ़े आगे, आपका उत्तर सही हुआ होगा, ऐसी ही मैं आप लोगों से कामना करता हूं। चलिए, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष, घोष शब्द का अर्थ पूछा है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि पंक्तियां देख करके कई बार अवधि और ब्रज की उसमें से किसी एक शब्द को रेखांकित करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहां पूछा है अपरा की जो पंक्ति है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, सूरदास की जो रचना है, भ्रमर गीत सूरसागर का जो अंश है उसमें से एक पंक्ति दी गई है और यहाँ पर घोष शब्द का अर्थ पूछा है। घोष शब्द का अर्थ होता है अहीरों की बस्ती। विकल्प नंबर जो 3 है, बाजार को घोष नहीं कहते, विख्यात को घोष नहीं कहते, अहीरों की बस्ती जो है ना उसे घोष कहा जाता है। फिर एक बार विकल्प हो रहा है 3 नंबर। अगर आपने 3 नंबर विकल्प का चयन किया है तो आपका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, पाठ्यपुस्तक है अपरा। देखिए आप प्रश्न नंबर 19, अपरा में एक कविता है, संकलित है कविता द्रुत झरो। द्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? द्रुत झरो कविता में कवि आशापूर्ण नवयुग के आगमन की कामना करता है। बिल्कुल, द्रुत झरो, जल्दी से झड़ जाओ। जितने भी पुराने पत्ते हैं वो जब झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं, ठीक वैसे ही जो पुरानी पीढ़ी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को नई पीढ़ी के नवयुवकों के लिए स्थान खाली कर देना चाहिए। इस प्रकार की मनोभावना को लेकर लिखी गई कविता है द्रुत झरो। कविता का मूल विषय ही यही है, आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 19। बढ़े आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 20 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और प्रश्न नंबर 20 जो है वो है शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अपरा के अंदर आप पढ़िएगा, अंतिम अंश है मैथिली शरण गुप्त के जो भारत भारती में से लिए गई पंक्तियां हैं ये, इसमें जो स्त्रियां शीर्षक है, स्त्रियां शीर्षक अंतिम अंश है। अंतिम अंश की भी जो अंतिम पंक्तियां हैं वहीं से ये प्रश्न लिया गया है और यह पत्नी के लिए कहा गया है कि वो शुभ सांत्वना है और औषधि है। मित्र के लिए नहीं, क्योंकि मित्र के लिए तो वैसे उस पाठ में कुछ कहा भी नहीं गया है। माँ के लिए नहीं है, पिता के लिए नहीं, पत्नी के लिए है। पत्नी भी मित्र रूप में होती है, लेकिन यहाँ पत्नी के लिए ये पंक्तियाँ कही गई है। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों का और विकल्प नंबर जो है आपका सही हो रहा है वो है 3 नंबर, पत्नी के लिए। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। देखिए 21वां जो प्रश्न है यह भी अपरा पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का, मानवेतर मानव से इतर, यानी अलग, मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है। सीधा साधा प्रश्न है, मानवेतर जीवों का वर्णन किसमें हुआ है? निक्की रोजी रानी। ऑप्शन में है क्या? देख लीजिए, दूसरा जो विकल्प है निक्की, रोजी और रानी, यह आपका सही उत्तर है। बाकी के विकल्पों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। निक्की नामक नेवला, रोजी नामक कुतिया और रानी नामक घोड़ी, इन तीनों का वर्णन इस पाठ में महादेवी वर्मा ने किया है। महादेवी वर्मा के घर पर पाले जाने वाले इन तीनों जीवों का वर्णन इस पाठ में हुआ है। बड़ा शानदार ये पाठ है, पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 21 के अंदर उत्तर हुआ 2 नंबर विकल्प आपका सही। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? नशा कहानी का व्यंग्य विषय यह है कि व्यक्ति को जैसा कहे वैसा करना भी चाहिए। कथनी और करनी का अंतर, पहला ही लिखा है कथनी और करनी की विसंगति, विसंगति नहीं अंतर, कथनी और करनी का अंतर, पहला ही विकल्प है। नेताओं का दोहरा चरित्र इस नशा कहानी में नहीं हुआ है कहीं भी। सत्ता का मोह भी इस नशा कहानी का विषय है ही नहीं, और नशाखोरी की प्रवृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। नशा यहाँ पर है धन दौलत, मद जो है वो है नशा, धन दौलत का, ऐश्वर्य का, वो वाला नशा है यहाँ पर। व्यक्ति के
चरित्र पर जब ये सब चीज़ें लागू करनी होती है तब व्यक्ति अलग होता है, और जब उसको उन चीज़ों का मौखिक रूप से वर्णन करना होता है, बखान करना होता है, तब वो अलग होता है। कथनी और करनी वाला जो विकल्प है नंबर 1, कथनी और करनी की विसंगति, वो विकल्प सही है। बड़े प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब की बार पाठ्य पुस्तक है आलोक। आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप, स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ से क्यों लौट गया। अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से युद्ध क्यों नहीं लड़ता है, क्यों लौट जाता है। विकल्प है प्रताप के छापामार युद्ध कौशल से घबरा करके नहीं, प्रताप के युद्ध कौशल से घबरा कर नहीं लौटा वो। अकबर के बुलावे पर, बिल्कुल भी नहीं, अकबर ने नहीं बुलाया था उसको। प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित हो गया रहीम, और रहीम बिना युद्ध लड़े ही लौट गया। विकल्प नंबर 3 आपका एकदम सही है। चौथा विकल्प आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, अस्पष्ट होने के कारण नहीं गया था। विकल्प नंबर 3। बड़े आगे प्रश्न नंबर 24 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति ना होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। गांधी जी का ये कथन है, आलोक में संकलित रचना है। गांधी जी ने यह बात किससे कही थी? विलायती संवाददाता से कही थी। विलायती संवाददाता से जब वो इंटरव्यू देते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तब वो ये बात कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का जो विकल्प नंबर 4 है, एंड्रयूज नहीं है, महादेवी नहीं है, पद्मजा नायडू नहीं है, विकल्प नंबर 4 जो है विलायती संवाददाता से, यह विकल्प आपका एकदम सही है। बड़े आगे प्रश्न नंबर 25 आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। ग्रंथ और लेख से संबंधित, जो लेखक है उसका ग्रंथ है, इधर लेखक है, उससे संबंधित कौन सा विकल्प सही है। अब तक जो हमने प्रश्न पढ़े हैं 24, यह प्रश्न सारे के सारे किससे संबंधित थे? पाठ्य पुस्तकों से। और अब प्रश्न जो आ रहा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित। ग्रंथ आ रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है, उसके लेखक भी सही है सामने। हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी सही है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का, ये भी एकदम सही है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। धीरेन्द्र वर्मा की रचना है खाली हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा ने भी लिखी है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा की रचना है हिंदी साहित्य। इस तरह जो चौथा ऑप्शन है आपके वह सही हो रहा है। चौथा विकल्प आपको चयन करना था, मिटाते हैं इसको भी, लेते हैं प्रश्न नंबर 26 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। रीतिक काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। हूबहू पंक्ति है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां वो रीतिकाल का वर्णन करते हैं, वहां पर वो ये कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों का परिचय मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। ठीक है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 27 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 27 लिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में? बड़ा शानदार प्रश्न है। 693 से लेकर के 1693 तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है। 693 से लेकर के कहां तक? 1693 तक की कालावधि को ही समाहित किया है। काल विभाजन भले उन्होंने पूरा बताया होगा, लेकिन उन्होंने कहां से कहां तक के कवियों को अपने साहित्य इतिहास में जगह दी है, वो है 693 से लेकर के 1693 तक। और बड़ा शानदार प्रश्न था, मिश्र बंधु विनोद नहीं है उत्तर नंबर है 2, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यही उत्तर सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भक्ति काल तक के ही कवियों को अपने साहित्य इतिहास में जगह दी है। 693 आदि काल से लेकर के भक्ति काल तक के ही कवियों का वर्णन उन्होंने किया है। प्रश्न नंबर जो आपका 27 है, इसका विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर लेते हैं 28। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? काल विभाजन का पहला प्रयास किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। पहला ही उत्तर सही हो रहा है। शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इस्तवार दलो इंडो हिंदुस्तानी के अंदर भी काल विभाजन का प्रयास जो है गार्सो दत्ता सिंह ने नहीं किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो उनकी रचना है, उसके अंदर उन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया है। बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका 28 और विकल्प नंबर 1 आपका सही हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 29 लेते हैं। इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
कौन सा सच सही नहीं है? देखिए विकल्प नंबर 1 सही नहीं है। अब की बार भी बात तो वही की वही पूछी है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। देखिए राउल वेल में नायिका का नखशिख वर्णन हुआ है। रोड़ाकृत राउल वेल जो है उसमें नायिका का नखशिख वर्णन हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ ही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है? नहीं। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश है, मैथिली का शब्दकोश है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का मैथिली का शब्दकोश है। इसलिए विकल्प नंबर 3 जो है आपके सामने है, विकल्प नंबर 3, और ये 3 नंबर जो विकल्प है यही आपका उत्तर होगा। यही कथन सही नहीं है। सही नहीं है फिर वो वही बात मैंने कहा ना, एक गलत उत्तर चुनना होता है। पैटर्न एक ही फिक्स चल रहा है इस पूरे पेपर के अंदर। बड़े आगे 29 नंबर में 3 नंबर सही हो रहा है। 30वां प्रश्न देखते हैं, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। 30वां जो प्रश्न है इसके अंदर रचनाएं और रचनाकारों का मेल करना था। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास दी गई है शालिभद्र सूरी की रचना है, और चौथा है पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की रचना है। मिला लीजिए आप लोग। श्रावकाचार नंबर 4 से मिल रही है, तो 4 नंबर जो विकल्प है वो 2 में और 3 में आ रहा है। पहले देखते हैं इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। परमाल रासो जगनिक की रचना है नंबर 1, इसका मतलब 4 और 1 आपके चौथे विकल्प में हो रहा है, और चौथा विकल्प ही आपके सही है क्योंकि 3 नंबर पर है भरतेश्वर बाहुबली रास, बिल्कुल सही है। 2 शालिभद्र सूरी से मेल खा रहा है, और पाहुड़ दोहा 3 नंबर पे राम सिंह है। इसलिए विकल्प नंबर 4 आपको चयन करना था। बड़े आगे, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। फिर एक नया प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका मतलब 3 सही और 1 गलत है। पढ़ने का ही तरीका होता है, बस आपने सही ढंग से अगर प्रश्न को पढ़ा है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास और फागु, बिल्कुल सही है। हूबहू ये पंक्ति मिलेगी आपको कि जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो आचार, फागु और रास इनमें मिलती है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूप दोहा कोश और चर्या पद में उपलब्ध है। बिल्कुल सिद्धों की 2 रचनाएं, 2 तरह की रचनाएं मिलती है, एक तो दोहा कोश है और एक चर्या पद है। 3 नंबर ऑप्शन है नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर थे। नाथ जो है वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे? नहीं, जो सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना थी उसके विरोध में ही नाथ पंथ का उदय हुआ है। ये उसके ठीक विपरीत है, उसके पक्षधर नहीं है। इसलिए इस विकल्प का आपको चयन करना था। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो रहा था। चौथा देख लेते हैं, वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से बिल्कुल जैन रास काव्य है, और वीर रसात्मक जो रासो काव्य है वो अलग है। इसलिए 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर विकल्प तो एकदम सही थे, इसमें कोई गलती नहीं थी। आपका जो उत्तर हो रहा है वो हो रहा है 3 नंबर विकल्प। क्यों हो रहा है कि नाथ सिद्धों की मार्गी जो भोग प्रदान साधना है उसके पक्षधर नहीं थे, उसके विरोधी थे। इसलिए ये उत्तर आपका सही हो रहा है। बड़े प्रश्न नंबर 32 की ओर। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सिद्ध सरहपा को। सरहपा या सरहपाद जो है वो आपका सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर नंबर 2 विकल्प के रूप में आपको चयन करना था। सही उत्तर हो गया होगा आपका। बढ़े प्रश्न नंबर 33। फिर एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न है आपके सामने। थोड़ा सा चक्कर इस प्रश्न में खा जाते हैं कई बार जब हम इस प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। देखिए आरपीएससी क्या उत्तर देती है वो तो नहीं पता। कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर तो बड़े अजीब से आ जाते हैं जो हमारा मन ही नहीं मानता, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 99% जो आंसर की आपको साहित्य सेतु चैनल बता रहा है वो आंसर की आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आंसर की से मेल खाएगी। देखते हैं प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है। रीति का कौन सा कथन गलत है? सीधा सीधा पूछा है, 1 कथन गलत है, 3 कथन सही है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथकार है, मतलब रीतिबद्ध कवि जो लक्षण ग्रंथकार है, उन पर क्या संस्कृत के ग्रंथों की लक्षण ग्रंथों की छाया नहीं पड़ी है? कैसे नहीं पड़ी है साहब? चाहे रीतिबद्ध हो चाहे रीति सिद्ध कवि हो। देखो बिहारी सस्सई पर भी बहुत सारी रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है संस्कृत की लिखी हुई, ठीक है।
तो इसका मतलब, और रीतिबद्ध जितने कवि है वो तो सारे के सारे संस्कृत की परिपाटी को लेकर के ही चल रहे थे, इसलिए तो रीतिबद्ध कहलाए थे। संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से मुक्त रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ हो ही नहीं सकते, इसलिए विकल्प नंबर 1 ही आपका उत्तर हो जाता है, क्योंकि यही कथन गलत है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीनों विकल्प कैसे सही हो रहे हैं। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। यहां आपको लगता है कि लक्षण मुक्त कविता कैसे प्राण तत्व हो सकती है? बिल्कुल साहब, भले ही लक्षण ग्रंथ कितने लिखे गए हैं, लक्षण ग्रंथों में कहीं ना कहीं अलंकार, छंद या रस विशेष का निरूपण किया जाता है। वो रचनाएं कहीं ना कहीं किसी भी काव्य धारा का प्राण तत्व नहीं कही जा सकती। रचनाएं वो प्राण तत्व कहलाएगी जो मानव मन के मनोभावों को उद्वेलित करती है। रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर जो आने वाले कवि है, घनानंद बोधा, आलम ठाकुर जैसे और भी जितने भी रीति मुक्त रचनाएं लिखी गई है रीतिकाल के अंदर, जो लक्षण ग्रंथ नहीं है, वो ही वास्तव में प्राण तत्व है। और ये विकल्प सही है। रीतिकालीन कवियों को अपने आशादाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था, इसमें कोई समस्या ही नहीं थी। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ये सारे विकल्प सही थे। विकल्प नंबर 1 और 2 में ही आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर 1 उत्तर आपका एकदम सही होगा। बढ़े आगे, प्रश्न नंबर 34, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? फिर एक बार एक नया प्रश्न रीतिकाल से संबंधित ही है। सेनापति की विशेषता, प्रसिद्धि, उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष का सबसे बड़ा कवि सेनापति है। 12वीं का जब हमने प्रश्न पत्र हल किया था तब हमने बात करी थी, सेनापति जितना बढ़िया प्रकृति चित्रण किसी ने नहीं किया है और सेनापति जितना बढ़िया श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किसी ने अपने काव्य में नहीं किया है। सही है। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। देव को आचार्यत्व में इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, ये भी सही है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि है? नहीं साहब, पद्माकर लक्षण ग्रंथकारों में अंतिम कवि कहे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, लेकिन यहां पर लिखा है रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि। रीतिकाल का अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव को कहा है। द्विजदेव को रीतिकाल का अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि कहा जाता है। पद्माकर को लक्षण ग्रंथ परंपरा का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इस बात को। हो सकता है और किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। इस प्रश्न को मैंने बहुत बार अलग अलग जगह से आपके सामने रखने का प्रयास किया है और हूबहू ये प्रश्न परीक्षा में इस बार पूछ लिया गया है। तो उत्तर नंबर 3 ही आपका यहां पर सही विकल्प के रूप में चयन करना था और वही सही हो रहा है। 4 नंबर जो है मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि है। बिल्कुल साहब, मतीराम ललित पदावली का प्रयोग करने वाले, कोमल भावनाओं को प्रस्तुत करने वाले ही कवि है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर 3 आपको सही चयन करना था। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि नहीं है, पद्माकर लक्षण ग्रंथ परंपरा के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि है। अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि पूरे रीतिकाल का कहा जाएगा तो फिर द्विजदेव को कहा जाएगा। यह बात आप नोट डाउन कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, इसका जो उत्तर नंबर 3 है वो आपका सही हो रहा था 34वें प्रश्न का। देखते हैं प्रश्न नंबर 35 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 35 बिहारी से संबंधित प्रश्न है। बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब एक विकल्प गलत है, 3 विकल्प सही है। मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। बिल्कुल, बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। फिर है हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय अधिक इन्होंने दिया है। बिल्कुल दिया है ऐसा। समास पद्धति मतलब थोड़ी सी चीज में सब कुछ कह देना, गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति थी बिहारी सत्सई की। सबसे बड़ी विशेषता यही है। ठीक है, शब्दों की जो समाहार शक्ति है वो इनसे बढ़िया किसी में नहीं मिलती। प्रश्न पूछा गया आरपीएससी द्वारा, बहुत बढ़िया। 3 नंबर जो विकल्प है वो है काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय न था। बिल्कुल साहब, बिहारी को सभी तरह के विषय का परिचय था। काव्य के जितने तरह के विषय होते हैं वो सारे विषय थे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। मिश्र बंधुओं, देव बड़ा या बिहारी? देव बड़ा या बिहारी? पद्म सिंह शर्मा कमलेश और मिश्र बंधुओं के बीच में जो ये विवाद था, पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने बिहारी को देव से बड़ा कवि माना है। बिहारी को देव से बड़ा कवि किसने माना है? पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने माना है। यहां बात लिखी है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। नहीं, मिश्र बंधुओं ने तो देव को ही बड़ा माना है, बिहारी से देव को बड़ा माना है। इसलिए विकल्प नंबर 4। कई बार हमें जानकारी होती है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता देव को किसने बड़ा माना है, बिहारी को किसने बड़ा माना है। देखिए, याद कर लीजिए, जिनके नाम में बिहारी है, बिहारी जैसे, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र,
ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधु है। इन मिश्र बंधुओं के नाम में बिहारी आ रहा है, इसलिए इन्होंने बिहारी को बड़ा नहीं माना है। बिहारी को बड़ा नहीं माना है। किसको माना है बड़ा? देव को। देव से बिहारी को बड़ा मानने वाले व्यक्ति है कौन? नोट कर लीजिए, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, जिन्होंने शक्कर की रोटी कहा है बिहारी सत्सई को, याद होगा। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर नंबर 4 सही हो रहा है विकल्प में। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? भूषण रचित नहीं है, नाम में भूषण भले आ रहा है, देख लीजिए। शिवराज भूषण बिल्कुल सही है, ये भूषण की रचना है। शिवा बावनी भी है, 70 साल दशक भी है। भाषा भूषण नहीं है, भाषा भूषण जसवंत सिंह जी की रचना है, अलंकार ग्रंथ है, जसवंत सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण विकल्प सही हो जाएगा। 3 नंबर 37 नंबर प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। ललित ललाम मतिराम का है। ये तीनों ही लक्षण ग्रंथ है, लेकिन रामचंद्रिका लक्षण ग्रंथ नहीं है। रामचंद्रिका लक्षण ग्रंथ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। विकल्प नंबर हो गया आपके 2। प्रश्न नंबर 38, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, बिना रुके बिना कुछ सोचे आप लोगों का प्रश्न नंबर 38 है, विकल्प नंबर 3, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 का जो उत्तर हो रहा है 3 नंबर सही। 39वां जो प्रश्न है आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। रचना और रचना काल सुमेलित करने थे। सिद्धांत सार, पहली जो रचना है सिद्धांत सार, लिखा है आगे द्विजदेव। सिद्धांत सार द्विजदेव की रचना नहीं है, महाराजा जसवंत सिंह की रचना है सिद्धांत सार। सिद्धांत सार जो रचना है वो है महाराजा जसवंत सिंह की रचना, लिख दीजिएगा। तो यही उत्तर सही हो गया। हालांकि तीनों विकल्प पढ़ लेते हैं। काव्य विवेक चिंतामणि की है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चिंतामणि, जिसके अंदर विवेक होता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काव्य विवेक, काव्य करने का विवेक जिसमें वो चिंता क्यों करेगा? तो चिंतामणि। फिर है श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। जगद विनोद पद्माकर की रचना है, बिल्कुल सही बात है, जगत सिंह जी के लिए लिखी गई है। इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 सिद्धांत सार द्विजदेव की रचना नहीं है, महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, जरूर नोट करिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 40, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है। भारतेंदु युग के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, एक कथन गलत कौन सा है देख लेते हैं। इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था, बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं इस युग के अंदर, बिल्कुल सही कथन है ये। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली अपना लिया। नहीं साहब, भाषा द्वंद्व था यहाँ पर, पद्य में भाषा ब्रज ही चल रही थी, ब्रज को नहीं त्यागा था इन्होंने, ब्रज का परित्याग हुआ था द्विवेदी युग में जाकर के। तो इसलिए यह विकल्प आपके गलत हो जाएगा, मतलब विकल्प तो गलत हुआ लेकिन उत्तर ये सही होगा, नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा विकल्प क्या लिखा है। इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे के भेदभाव का विरोध किया गया है, बिल्कुल किया गया है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के बिल्कुल उल्लेखनीय निबंधकार है, ठीक है। इसलिए एक स्टिल है तो एक एडिसन है। इस प्रकार से ये दोनों ही व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। कुल मिलाकर के जो उत्तर नंबर 2 है, विकल्प नंबर 2 है, यह आपका उत्तर हो रहा है कि इस युग में ब्रज भाषा का, उस काव्य शैली का पूर्णतः परित्याग नहीं किया गया था। पद्य अभी भी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था और गद्य के लिए जो भाषा काम में आ रही थी वो खड़ी बोली काम में आ रही थी। तो विकल्प नंबर 2 आपको सही करना था। प्रश्न नंबर 40। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, लीजिए प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? फिर एक गलत विकल्प का आपको चयन करना है। वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास, ये सब वो प्रस्तावक है जिन्होंने 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया, बिल्कुल सही। 1880 में हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। तत्कालीन पत्रकार है ये तीनों ही, रघुनाथ जी हैं, सुधाकर जी द्विवेदी हैं, रामेश्वर दत्त व्यास है। इन्होंने मिलकर के, और भी लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर 1880 के अंदर हमारे हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि, भारतेंदु की उपाधि दी थी। चलिए, तो ये भी सही है। नंबर 3, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया, बिल्कुल नहीं। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य किया है, प्राचीन की उपेक्षा नहीं की है, नए का अंधानुकरण नहीं किया है, यह बात गलत है। इसलिए विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो रहा है। 3 नंबर विकल्प का चयन कीजिएगा।
करिए। आपने देखिए 3 नंबर विकल्प का चयन किया है तो आपका उत्तर सही है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 42। द्विवेदी युग के विषय में, प्रश्न नंबर 42 आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, द्विवेदी युग का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं है। जल्दबाजी में अगर हम ढंग से ना पढ़े तो इसको भी महावीर प्रसाद द्विवेदी मान लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो पहला विकल्प है वही आपको पूरे 2 अंक दिलवा देता है। पढ़ लेते हैं। भाषा को परिष्कृत करने, शब्द भंडार को बढ़ाने में इस युग की खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई, बिल्कुल हो गई थी। इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मक काव्य की थी, बिल्कुल थी। यही तो इस युग के पतन का कारण बनी, इतिवृत्तात्मकता विशेष प्रवृत्ति थी इस युग की। इस युग के कवियों ने रूढ़ियों और परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, बिल्कुल सही है। ये तीनों विकल्प सही है। विकल्प तो पहला ही गलत हो ही गया था पहले ही, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 चयन करना था आपको, और आपका 1 नंबर जो विकल्प था वो आपको 2 अंक दिलवाता। प्रश्न नंबर 43, बढ़ते हैं आगे, आपके सामने है। कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खाता है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से मेल नहीं खाता है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है, बिल्कुल है। द्विवेदी युग के सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ कवि है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, पहला विकल्प सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, इन सब की अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल है साहब, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया पर कलम नहीं चलाई थी। इससे पहले कभी भी इन चरित्रों को किसी भी कवि ने अपने काव्य का विषय नहीं बनाया था, यह भी विकल्प सही है। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, बिल्कुल, इसीलिए राष्ट्र कवि कहलाते हैं। सभी रचनाओं में, चाहे रचनाएं कैसी भी है, राष्ट्रीयता की भावना हर रचना का विषय रही है। तीनों ही विकल्प अब तक आपके सही थे, चौथा गलत है, तो इसका मतलब चौथा उत्तर होगा। इसकी सर्वाधिक, इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, वो 5 खंडों में विभक्त है। नहीं साहब, भारत भारती 3 खंडों में ही विभक्त है, खंड है, 5 खंड नहीं है। भारत भारती आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। भारत भारती जो रचना है उसके समस्त पद्यों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। अतीत खंड, प्रथम जो खंड है वो है अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, ये 3 खंड है। भारत भारती रचना इन 3 खंडों में विभक्त है। बड़ा गजब का पहली बार प्रश्न पूछा गया ऐसा कि भारत भारती के खंड कितने हैं? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, इन 3 खंडों में भारत भारती रचना विभक्त की गई है। सबसे प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्र कवि की उपाधि इसी रचना की प्रसिद्धि के आधार पर मिली है मैथिली शरण गुप्त को। नोट कर लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है। चलिए बढ़ें आगे। 44वां प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी कृति एक उपन्यास है? कौन सी कृति एक उपन्यास है? रस कलश, पहला विकल्प है रस कलश, दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ, तीसरा है चौखे चौपदे और चौथा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, ये सब इनकी काव्य रचनाएं। ठेठ हिंदी का ठाठ, वेनिस का बांका और अध खिला फूल, ये इनके 3 उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल और वेनिस का बांका, ये उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपके सही हो रहा था, 2 नंबर विकल्प आप लोगों को चयन करना था। बढ़ें आगे, प्रश्न नंबर 45। 45वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा, देखिए आपके सामने है 45वां प्रश्न, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल साहब। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, इसलिए वो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ? नहीं सर, भक्ति द्राविड़ उपजी, डॉक्टर सत्येंद्र का जो श्लोक है, जो दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। हाँ, उसको फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का काम कबीर ने किया था, लेकिन उत्तर भारत में यह सारा काम जो है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ? नहीं, यह हुआ है रामानंद की प्रेरणा से। इसलिए यह विकल्प आपका उत्तर रूप में चयन करना था।
तीसरा जो विकल्प है वो देख लेते हैं, कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को इस सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यवहारिक धरातल प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों का कबीर आजन्म विरोध करते रहे। बिल्कुल सच, अपने प्रारंभ से लेकर के अंतिम समय तक उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया था। तो विकल्प नंबर 2 आपको चयन करना था, आपको 2 अंक पूरे प्राप्त हो जाते। प्रश्न नंबर 46 के साथ बढ़ते हैं आगे। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर एक बार वही बात है, एक कथन गलत है, 3 कथन सही है। अष्टछाप के कवियों में, पहला विकल्प देखिए, अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी कवि थे। बिल्कुल सही है। अष्टछाप के जितने भी कवि उसमें सूरदास का सबसे श्रेष्ठ स्थान था। अष्टछाप में विकसित होने से पूर्व सूर दैन्य भक्ति के पदों की रचना करते थे। बिल्कुल सही है। सूरदास दैन्य भक्ति के ही पद लिखते थे जब तक वो अष्टछाप पर विकसित नहीं हुए थे। उससे पहले वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद में वल्लभाचार्य ने उनको कहा कि सूर होके काहे को रिरियात है, कुछ लीला पद गान कर। उन्होंने लिखा है कि सूर है, तेरा नाम सूर है, इसलिए ये भी सही है। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। नहीं साहब, भ्रमर गीत सूर सारावली का नहीं, भ्रमर गीत सूर सागर का सबसे मार्मिक प्रसंग है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। चौथा विकल्प पढ़ लेते हैं खाली, भागवत का 10वां स्कंद इसका मुख्य आधार है भ्रमर गीत का। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 46 उत्तर नंबर 3 विकल्प के रूप में चयन करना था। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जायसी पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। जायसी रचित पद्मावत 1540 अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। बिल्कुल सही कथन है ये। जहां तक प्रथम महाकाव्य की बात आती है तो पहला महाकाव्य और पहला महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, वो माना है आपके पृथ्वीराज रासो और चंद वरदाई को। ठीक है, वो जो कहीं ना कहीं जो है वो अभ्रंश अवहट उन सब का मिश्रण है। ठीक है, वहाँ अवधि नहीं है। अवधि का पहला महाकाव्य कहलाएगा, वो कहलाएगा पद्मावत मलिगुण जायसी 1540, और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है और जिसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन तीनों चीज़ों को आप अलग से लिख लीजिएगा। पहला विकल्प तो कहीं भी गड़बड़ नहीं थी। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम ऋतुओं आदि का जीवन वर्णन किया है। बिल्कुल सा जायस प्रदेश की पूरी प्रकृति का चित्रण वहां पर हुआ है। तीसरा है, पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम गृहस्थिक या लौकिक प्रेम है। और फिर है, पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है। पद्मावत की रचना ठेठ अवधि में हुआ है, परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में नहीं हुआ है। परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में रचना लिखी गई है रामचरितमानस, और ठेठ ग्रामीण बोलचाल की अवधि का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है जायसी के पद्मावत में। तो इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एक नया प्रश्न। आलवार भक्त, दक्षिण भारत के जो आलवार भक्त थे, 12 संख्या में 12 थे, वो संतोष संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला, तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। नहीं साहब, आलवार भक्तों की संख्या 8 नहीं है। यही विकल्प आपके गलत हो जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर होता है। पढ़ लेते हैं आगे। सगुण उपासक आलवार भक्तों प्रभावित दक्षिण भारत की जो धारा है वही उत्तर भारत में आई। बिल्कुल 2 नंबर विकल्प एकदम सही है। 3 नंबर, इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सबके लिए भक्ति को सुलभ कर दिया, यह भी विकल्प सही है। फिर है, तमिल की मीरा कहलाने वाली आंदाल भी आलवार थी। बिल्कुल ये भी विकल्प सही है। इसलिए प्रश्न नंबर 48 और उत्तर का जो सही विकल्प होता था वो था 1 नंबर। बढ़े आगे, लेते हैं 49वां प्रश्न। आनंद आ रहा है आपको? जैसे जैसे आपके प्रश्नों के उत्तर सही होते जा रहे हैं आनंद बढ़ता चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो विद्यार्थी, वो लोग, मेरे साथी भी इस पेपर को देख रहे होंगे, उस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने ये प्रश्न पत्र नहीं दिया। आप अगर भविष्य में तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विषय की, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा कारगर साबित होने वाला है। बढ़ते हैं पेश, आपका जो प्रश्न नंबर है वो है 49। कृष्ण भक्ति की धारा में डिस्प्ले हो गया है प्रश्न आपके सामने, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? जल्दबाजी मत करिएगा, ऐसे प्रश्नों के उत्तर कई बार गलत हो जाते हैं, विठलनाथ लिख के आ जाते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है, कहा विठलनाथ ने। दोनों ऑप्शन में है ना, इसलिए हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं। तो हमारा एकदम सही है, बाहर आने तक सही होता है और फिर बाद में लगता है लो ओ कहीं हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। चलिए, ऐसा होता नहीं है। वैसे सूरदास उत्तर सही है,
विठलनाथ ने ये कहा था, लेकिन कहा किसके लिए था? सूरदास के लिए। पूछा गया है किसे कहा गया है, तो सूरदास को कहा गया है। किसने कहा है, तो विठलनाथ ने कहा है। उत्तर नंबर 2 आपका सही विकल्प होता। 50वां प्रश्न, कबीर की परिचय के लेखक है। कबीर परिचय के लेखक अनंत दास है। याद कैसे करना है? कबीर पर्चा अनंत है, कबीर के पर्चों का अंत ही नहीं, कबीर परिचय अनंत। ठीक है, 1 नंबर उत्तर आपका सही होता। नया प्रश्न नंबर 51 आपके सामने फिर डिस्प्ले हो रहा है। रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बड़ा सरल प्रश्न है। चित्रावली उस्मान की रचना है, कनकावती जान कवि की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। तो सही उत्तर क्या हो रहा है? देखिए 4 नंबर विकल्प सही हो रहा है। कैसे? मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है, मधुमालती मंझन की रचना है। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। जल्दबाजी में ऐसे सरल प्रश्नों के उत्तर भी आपसे गलत हो जाते हैं। कई बार हम गलत प्रश्न वही करते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, क्योंकि जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है उस पर हम बहुत चिंतन करते हैं, बहुत सोच विचार करके उसका उत्तर लिखते हैं। जल्दबाजी में ये तो आ रहा है, ये तो बहुत सरल है, इस चक्कर में गलत होता है। तो इसलिए कई विद्यार्थी ना प्रश्न पत्र होने के बाद में मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर 4-5 प्रश्न तो मेरे इस वजह से गलत हो गए कि मैंने सही ढंग से पढ़ा नहीं प्रश्नों को। इसलिए ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में आप लोगों को बिल्कुल एक प्रश्न कीमती है। ठीक है, प्रश्न नंबर था 51, उत्तर नंबर 4 आपके सही हो रहा था। मंझन की है मधुमालती, यहां पर मधुमालती का रचनाकार कुतुबन दे दिया, कुतुबन गलत है, उत्तर होगा मंझन, इसलिए 4 नंबर विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने बड़े बड़े विकल्प है। देखिए प्रश्न नंबर 52 है, इसमें सगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब एक कथन गलत है। सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा, स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। यहां तक तो बात सही थी कि सत्संग था, गुरु महिमा थी, नाम स्मरण था। तीर्थाटन को सगुण वाले तो मान लेंगे, लेकिन निर्गुण वाले तीर्थाटन को जरूरी नहीं मानते हैं, वो तीर्थ यात्रा को सही नहीं मानते। तो यही एक विकल्प होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 जो है वो उत्तर के रूप में आपको चयन करना था। अब क्यों करना था उसके लिए हम 2, 3 और 4 ये विकल्प पढ़ लेते हैं खाली। अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है, बिल्कुल है ऐसा। सगुण उपासना में अवतारवाद को प्रधानता मिली है, तभी तो इतने सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन सगुण उपासना में मिलता है। निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते, बिल्कुल सही है, ये भी कथन एकदम सही है। अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्म को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार का रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं, बिल्कुल करते हैं ऐसा। तीनों विकल्प एकदम सही है, इसलिए विकल्प नंबर 1 आपको चयन करना था, 2 अंक आपको प्राप्त हो जाते। प्रश्न नंबर 53 बड़ा गजब का एक और प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। पहली बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में से हूबहू कथनों को उठाया गया है। आप जब परिचय पढ़ते हैं प्रताप शाही का परिचय देखिएगा, आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो पृष्ठ क्रमांक 266 है, पृष्ठ क्रमांक 266 हिंदी साहित्य का इतिहास के अंदर आप लोग देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, वहां पर आपको हूबहू पंक्तियां मिलेगी। प्रताप शाही का वर्णन करते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार है प्रताप शाही, उसके बारे में लिखते हैं कि ये आचार्यत्व और कवित्व की दृष्टि से अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास जी से कम ठहरते हैं। भिखारी दास, मतीराम और श्रीपति से ये कम है, 20 है, 21 नहीं है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके बारे में? चिंतामणि के बारे में नहीं है, देव के बारे में नहीं है, पद्माकर के बारे में नहीं, प्रताप शाही के बारे में ये वर्णन है। जो व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास नामक 2 रचनाएं लिख दीजिएगा, प्रताप शाही की 2 रचनाएं हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, इन रचनाओं को। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं 54वां प्रश्न नंबर 54 आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की रचनाएं हैं? महाकवि देव की रचनाएं हैं। काव्य रसायन, छंदार्णव और काव्य विलास। अब देख लीजिए, पहला जो विकल्प है
काव्य रसायन देव की रचना है बिल्कुल, छंदार्णव भिखारी दास की रचना है, और काव्य विलास अभी हमने बात करी थी प्रताप शाही की रचना है काव्य विलास। देखो उत्तर विकल्प कोई भी सही हो, लेकिन चारों विकल्प में रचनाएं दी गई है, उनके रचनाकारों के नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि भविष्य में प्रश्न ये ना पूछा जाए किसी और रचना को देकर पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए यह विकल्प आपका सही नहीं हो रहा था, क्योंकि दो रचनाएं अन्य रचनाकारों की थी, देव की रचनाएं नहीं थी। छंदार्णव भिखारी दास की रचना थी और काव्य विलास जो है वो प्रताप शाही की रचना थी। विकल्प नंबर 2 भाव विलास, कवि कल्पद्रुम और काव्य प्रकाश। देखिए भाव विलास देव की रचना थी, कवि कल्पद्रुम जो है वो किसकी है, चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश इनकी रचना है नहीं, मम्मट की रचना है वैसे। रस विलास, अलंकार माला और भवानी विलास। रस विलास और भवानी विलास तक तो था ही है, अलंकार माला सूरती मिश्र की रचना है, अलंकार माला सूरती मिश्र की। 3 विकल्प तो गलत हो गए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये विकल्प गलत हो गए। तो अब तो एक ही विकल्प बचा चौथा, देख लीजिए कैसे। भाव विलास बिल्कुल है, अष्टयाम है और काव्य रसायन है, ये तीनों ही रचनाएं कवि देव की है। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर होता। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है, कवि कुल कंठाभरण दुल्लह की रचना है। विकल्प नंबर 4 देखिए आप, ग्वाल कवि की नहीं है, श्रीपति की नहीं है, सूरती मिश्र की नहीं है, दुल्लह की रचना है। याद कैसे रखना है, कवि कुल कंठाभरण, कंठाभरण कंठ पर आभरण। आदमी को कंठ पर आभूषण कब पहनाए जाते हैं, जब वो दुल्हा बनता है तब। तो दुल्हा कवि कुल कंठाभरण, कंठ धन आभरण, आभरण का मतलब होता है गहने, अलंकार ग्रंथ है वैसे कवि कुल कंठाभरण दुल्हा की रचना है। याद रखने का तरीका है बस कि आपको कैसे याद रखना है कि व्यक्ति को, आदमी को, कवि को, किसी को कब कंठ पर आभरण पहना जाता है, जब वो दुल्हा बनता है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हा। ठीक है, बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 56, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सूफी काव्य से संबंधित गलत कथन बताना है। सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है। सर्वप्रथम गुरु की वंदना नहीं की जाती है, सर्वप्रथम तो ईश वंदना होती है। गुरु की वंदना होती है, जो मशरबी शैली होती है उसके अंदर सबसे पहले ईश की वंदना होती है, फिर हजरत पैगंबर मोहम्मद की वंदना होती है, उसके बाद में गुरु वंदना होती है। रचना का परिचय होता है, रचनाकार का परिचय होता है, ये मशनवी शैली की विशेषता है। लेकिन सबसे पहले गुरु की वंदना नहीं होती, सबसे पहले ईश वंदना होती है। सुमिरो एक आदि करतारु, जिय जस दीन कीन संसारु। किसने लिखा है, पद्मावत के आरंभ में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। प्रश्न पूछा था नेट एग्जाम के अंदर कि जायसी ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, करतार। सुमिरो एक आदि करतारु, उसमें बड़े गजब के विकल्प थे, पर करतार, बशीर, ठीक है, इस तरह के विकल्प थे। करतार शब्द का प्रयोग, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मशनवी शैली के अंदर ईश वंदना सबसे पहले की जाती है, गुरु वंदना बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले नहीं होती। तो विकल्प नंबर 1 ही उत्तर रूप में चयनित करना था। देखते हैं 2, 3 और 4 में क्या बताया है। दूसरा है, सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं। बिल्कुल सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा प्राप्त करने की बात कहते हैं, ये भी सही है। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त किया, ये भी सही है। ये तीनों विकल्प में कोई समस्या थी ही नहीं। विकल्प नंबर 1 आपको चयन करना था उत्तर के रूप में। प्रश्न नंबर 57 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। फिर एक बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल में से सीधा प्रश्न लिया गया है, जहां वो नाथ पंथियों की बात करते हैं, गोरखनाथ की बात करते हैं। वहां पर वो लिखते हैं, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह बात करते हैं वो गोरखनाथ के बारे में। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग का ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान का है? यह विद्वान है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प चयन करना था आपको, विकल्प नंबर 3। कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से इस प्रश्न के अंदर। आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही चयन किया होगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर रचनाकार और रचनाएं हैं, बड़ी सरल सी रचनाएं, जल्दी से देख लेते हैं। जिंदगी और जौंक जो रचना है वो अमरकांत की है। फैंस के इधर उधर जो रचना है ज्ञान रंजन की है। गदल जो रचना है वो है आपके रांगे राघव की, और जहां लक्ष्मी कैद है वो राजेंद्र यादव की। इस प्रकार जो सही विकल्प बनता है वो बनता है 4, 1, 2, 3। विकल्प है नंबर 2।
जो दूसरा विकल्प है वो आपको उत्तर के रूप में चयनित करना था। ज़्यादा इस पर चर्चा करने के रुकने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 59, फिर एक बार रचनाएं और रचनाकारों का मेल करना था। रचनाकार दिए गए हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो है एक और अजनबी। ठीक है, लिखा है यहाँ पर संबंधित रचनाओं के रचनाकार के साथ में आपको जोड़ना है। शंकर शेष की जो रचना है वो है एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा की रचना है वो है आपके 8वां सर्ग जो 1 नंबर में दिया गया है। और रमेश बख्शी की रचना है देवयानी का कहना है। इस प्रकार से ये चारों रचनाओं का जो विकल्प बन रहा है 4, फिर बन रहा है 3, फिर बन रहा है 1 और फिर बन रहा है 2। 4, 3, 1, 2 ये आपके आ रहे हैं विकल्प नंबर 4 के अंदर। तो 4 नंबर उत्तर आपको चयन करना था। प्रश्न नंबर 60, फिर रचनाएं और रचनाकार है, इनका सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सुमेलित करते हुए वापसी उषा प्रेमवदा की रचना है। एक चूहे की मौत बदी उज्जमा की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। इस प्रकार से इन सभी रचनाओं और रचनाकारों का जो सही मेल हो रहा था, देखिए 1 नंबर के साथ जुड़ रहा है 3 नंबर, फिर जुड़ रहा है 1 नंबर, फिर जुड़ रहा है 2 नंबर और फिर जुड़ रहा है 4 नंबर। तो इसका मतलब 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4 आ रहे हैं आपके विकल्प नंबर 2 के अंदर। इस प्रकार 60 प्रश्न आप लोगों ने अब तक मेरे साथ इस यात्रा में किए हैं। निश्चित रूप से आनंद आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 61 आपका स्वागत कर रहा है। 61वां जो प्रश्न है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है। पुनर्नवा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है। देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। पहले तो कुछ और विकल्प पढ़ते हैं। लहरों के राजहंस रचना का प्रेरणा स्रोत अश्वघोष का सौंदर्यानंद है, बिल्कुल है। ध्रुव सावनी नाटक में प्रकारांतर से नारी अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है, बिल्कुल की गई है, कोई समस्या नहीं 2 और 3 में। चौथा है तुलसीदास रचना में निराला ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिष्ठापित किया है, बिल्कुल किया है ऐसा। विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिस्थापित किया है। तो ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये विकल्प एकदम सही बन रहे हैं। रचना है पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में लोकप्रिय उपन्यास है, वो बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। रस सिद्धांत नगेंद्र की रचना है। रचना और रचनाकारों का मेल करना है। यहां पर फिर विकल्प है आपके सामने। रस सिद्धांत नगेंद्र की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधर सिंह दिनकर की रचना है। भाषा और समाज जो रचना है वो रामविलास शर्मा की है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। विकल्प बन रहा है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 किस में आ रहे हैं? नंबर 1 जो ऑप्शन है उसके अंदर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर होगा नंबर 1। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 63। 63 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सामने रचना दी गई है, उसकी विधा दी हुई है कि यह रचना कौन सी विधा में रचित है। देखते हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध आत्मकथा का पहला अंश हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। फिर है सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ की रचना है। इसके अंदर उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है। एक 4000 किलोमीटर नर्मदा की पैदल यात्रा की अमृतलाल बेगड़ ने। नर्मदा साहित्य लिखने वाला सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व है दलित साहित्य के अंदर, अमृतलाल बेगड़ नाम आता है। ठीक है, चलिए। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, यह जीवनी है रांगे राघव की, जो सुलोचना रांगे राघव ने लिखी है। रांगे राघव की पत्नी है वो, सुलोचना रांगे राघव, ध्यान दीजिएगा। क्षण बोले कण मुस्कुराए, यह रचना है रिपोर्टाज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इस प्रकार से, हालांकि विधाएं ही बतानी थी आपको, मैंने उसके बारे में सामान्य सी जानकारी भी दी है आपको। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ की रचना है, ये बताया आपको। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ये उनकी धर्मपत्नी सुलोचना रांगे राघव ने लिखा है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। इस तरह से उत्तर का जो विकल्प होता है वो हो रहा है 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 नंबर है 3 के अंदर जो विकल्प था उसको आपको चयन करना था, तो आपका उत्तर सही हो जाता। प्रश्न नंबर 64।
इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब है निर्मला। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद जी का। मिलन यामिनी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी। और द्वंद्व गीत के रचनाकार हो गए आपके दिनकर। तो इस प्रकार से 3 1 2 4 ये हो रहा है विकल्प नंबर 4 के अंदर। इस प्रकार से 4 नंबर उत्तर सही हो रहा है 64 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 65, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरे सप्तक से है? तीसरे सप्तक से संबंधित है। देखो, रघुवीर सहाय का संबंध दूसरे सप्तक से है। स्वदेश भारती का संबंध जो हो रहा है वो हो रहा है आपके चौथे सप्तक से। गिरिजा कुमार माथुर का संबंध है पहले सप्तक से। और सरोजदास सक्सेना का संबंध हो रहा है तीसरे सप्तक से। सभी सप्तक से कवि ले लिए गए हैं। उत्तर नंबर 1 आपको विकल्प का चयन करना था। प्रश्न नंबर 66 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? याद कीजिएगा आप लोग, बड़े आराम से इस प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। प्रभा खेतान की रचना है अहल्या, बिल्कुल सही रचना है। अहल्या के रचनाकार प्रभा खेतान ही है। कात्यायनी ने लिखा है गलत पत्ते की चिट्ठी। नहीं साहब, गलत पत्ते की जो चिट्ठी है वो अनामिका की रचना है, कात्यायनी की नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका उत्तर रूप में चयन करना था। बढ़ते हैं आगे। अनामिका की ही रचना है खुरदरी हथेलियां, बिल्कुल सही है। और अजंता देव, देखो जोधपुर की महिला साहित्यकार है अजंता देव जोधपुर की है। याद कीजिएगा आप लोग, राख का किला और एक नगर वधू की डायरी, ये 2 प्रसिद्ध काव्य है इनके। लिख लीजिएगा, एक नई रचना बता रहा हूं आपको। एक नगर वधू की डायरी, रचनाकार है अजंता देव, जोधपुर की महिला साहित्यकार है, प्रसिद्ध साहित्यकारों में नाम आता है इनका। लिख लीजिएगा, कहीं किसी और परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। एक और प्रश्न याद करवा रहा हूं, जब हथेलियां खुरदरी होती है ना तो उन पर नाम नहीं लिखा जा सकता। अनामिका यानी जिनका नाम नहीं होता। याद करने का तरीका बता रहा हूं बस, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और गलत पते की चिट्ठियां, जब आप नाम सही लिखोगे तो गलत पता हो जाएगा। गलत पते की चिट्ठी, फिर वो चिट्ठी जाएगी नहीं पते पर, ठीक है, नाम सही नहीं है। अनामिका की रचना है दोनों, गलत पते की चिट्ठी और खुरदरी हथेलियां। याद कर लीजिएगा, तीसरी हथेली राजी सेठ की रचना है। एक जैसे नाम आते हैं ना कई बार, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी साथ साथ में आप लोग याद करते रहिए। यहाँ उत्तर हो रहा था 2 नंबर, क्योंकि कात्यायनी की रचना नहीं है, ये रचना अनामिका की थी, इसलिए 2 नंबर उत्तर आपका सही हो रहा था। 67 नंबर प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही विकल्प कहाँ है? देखिए, दिनकर की रचनाएं दी गई है सारी। सबसे पहले तो रेणुका आएगा, क्योंकि रेणुका का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 है। फिर आएगा सामधेनी 1947 है। उसके बाद में आएगा रश्मिरथी 1952। उसके बाद आएगा आपके 61 में प्रकाशित हुआ उर्वशी। इस प्रकार से रेणुका, सामधेनी, रश्मिरथी और उर्वशी। विकल्प नंबर 3 नोट कर लीजिए आप लोग, 35, 47, 52 और 61 ये प्रकाशन वर्ष है इसका। और उत्तर नंबर 3 आपका विकल्प में चयन करना था। प्रश्न नंबर आ रहा है 68, फिर रचनाओं और रचना काल की दृष्टि से उनका क्रम निर्धारण करना था। प्रसिद्ध रचनाएं, अक्सर रचना काल पूछा जाता है, याद करिएगा। अब ये पैटर्न सा बन गया है आरपीएससी का ऐसे प्रश्न पूछने का। पहले नेट स्लेट के अंदर इस पद्धति पर प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब राजस्थान लोक सेवा आयोग लगातार अपने प्रश्न पत्रों में इसी पद्धति को अपना रहा है। इसलिए जो प्रसिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं उनको हमें काल क्रमानुसार उनकी रचना का प्रकाशन काल है वो याद करना चाहिए। देखिए, प्रश्न नंबर 68 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? ग्रंथि सबसे पहले आता है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। तो उस दृष्टि से आप देख लीजिए, ग्रंथि क्रम है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। इतना अगर याद है आपको तो आपका उत्तर सही हो जाता है। कैसे? देखो, ग्रंथि पहले आया हुआ है, ग्रंथि 2 विकल्प में है, उसके बाद में युगवाणी, बस। तो ग्रंथि और युगवाणी। ग्रंथि 20 है, युगवाणी 39 है, स्वर्ण किरण 47 है और उसके बाद में आ रहा है आपकी चिदंबरा 1958 है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर हो रहा था विकल्प नंबर 2, ग्रंथि, युगवाणी, स्वर्ण किरण 1947 है और उसके बाद में आ रहा है चिदंबरा 1958। ठीक है, इस प्रकार से 20, उसके बाद युगवाणी 39 है, उसके बाद स्वर्ण किरण 47 है, फिर बाद में चिदंबरा 58 है। चिदंबरा सबको याद रहता है क्योंकि चिदंबरा रचना पर सुमितनंदन पंत को हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सबको याद रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न नंबर 69वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद जी की रचनाओं का सही क्रम होगा। देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सबको याद होता है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, लेकिन प्रकाशन वर्ष भी याद रखना होता है। 25 आंसू हैं 1925 में, आंसू, और कामायनी सबसे बाद में 1935 में। अगर हमें आंसू और कामायनी ऐसे याद है तो विकल्प दो ही होते हैं। देखिए आप, दो विकल्प होते हैं, एक तो विकल्प नंबर 1, एक विकल्प नंबर 3। मैं करने का तरीका बता रहा हूं बस खाली। बीच में आ रहे हैं प्रसाद जी के दो नाटक। प्रसाद जी का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी, अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अब आपका विकल्प सही हो गया, देख लीजिए, आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी, कोई समस्या ही नहीं है। विकल्प नंबर 3 आपका फिर एक बार उत्तर सही हो रहा है। प्रश्न नंबर आ रहा है 70वां जो प्रश्न है वो देख लीजिए आप। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की इन रचनाओं का सही क्रम है। देखिए, भग्नदूत और चिंता, ये अज्ञेय की आरंभिक रचनाएं, लेकिन वो छायावादी रचनाएं मानी जाती है, वो प्रयोगवादी रचनाएं नहीं मानी जाती। छायावाद का प्रभाव है उन रचनाओं पर। प्रयोगवादी प्रथम काव्य जो है वो माना जाता है इत्तिलम को। इत्तिलम कहां है विकल्प में, देख लीजिए आप। इत्तिलम दो विकल्प में है। इत्तिलम कौन कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 में इत्तिलम सबसे पहले आया है। उसके बाद में आपको एकाद रचना का भी अगर सन याद हो ना, इत्तिलम जो है वो 46 है, 1946 में इत्तिलम है। हरी घास पर क्षण भर 49 में लिखी गई रचना है, 49। बावरा अहेरी 54 में है, बावरा अहेरी 54 में है। और आंगन के पार द्वार का प्रकाशन वर्ष आपको सबको याद है, 61 है। आंगन के पार द्वार 61 है, तो इसलिए आंगन के पार द्वार 61 है, सबसे अंत में आएगा, तो विकल्प नंबर 4 आपका उत्तर रूप में हो जाता। देखिए कैसे, इत्तिलम 46 है, हरी घास पर क्षण भर 49 है, उसके बाद में बावरा अहेरी 54 है, और उसके बाद में है आंगन के पार द्वार 1961। आंगन के पार द्वार बहुत प्रसिद्ध रचना है, आप जानते हैं। आंगन के पार द्वार पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं। तो ये यहां पर जो उत्तर हो रहा था वो 70वें सवाल में हो रहा था 4 नंबर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? कौन सा विकल्प में, देखते हैं। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान। प्रेमचंद की रचनाएं याद करने का बड़ा गजब का तरीका है। सेवा और प्रेमा ने उनके जीवन में ऐसा रंग भरा कि उनका कायाकल्प हो गया, लेकिन निर्मला ने ऐसा गबन किया कि कर्म भूमि का बनायक गोदान करने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहना सका। बड़ी गजब की एक कहानी के रूप में आप सारी रचनाएं याद कर सकते हो। सेवा और प्रेमा ने उनके जीवन में ऐसा रंग भरा कि उनका कायाकल्प हो गया। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। निर्मला ने ऐसा गबन किया, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, और उसके बाद में गोदान, और फिर सबसे अंत में मंगलसूत्र है। सही क्रम कहाँ हो रहा है? सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान, नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 72, अभिदास शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। नहीं साहब, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ सबका ही अर्थबोध होता है अभिदास शक्ति में। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ सभी प्रकार के शब्दों का, और यही विकल्प गलत होना चाहिए। गलत होना चाहिए अब तक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक हमने 3 विकल्प पर चर्चा नहीं की है। तीसरा चौथा विकल्प देखते हैं। दूसरा है, मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षणा शक्ति कार्य करती है। बिल्कुल सर, मुख्यार्थ में बाधा हो तभी लक्षणा काम करेगी। फिर है, व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को भी द्योतित करती है। बिल्कुल सर, अकथित अर्थ को भी द्योतित करती है, इसीलिए वो व्यंजना है। फिर व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं, अर्थ पर भी आधारित होती है। इसी आधार पर तो शब्द शक्ति व्यंजना के 2 भेद होते हैं, आरती और शाब्दी व्यंजना। इसलिए ये तीनों विकल्प सही है। विकल्प नंबर 1 ही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल रूढ़ शब्दों का नहीं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों प्रकार के शब्दों का अर्थ अभिधा शक्ति में निकलता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर लेते हैं 73। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है प्रश्न नंबर 73। इनमें से कौन सा कथन गलत है? विभावना विरोध मूलक अर्थालंकार है। नहीं साहब, विभावना विरोध मूलक अर्थालंकार नहीं है, यही विकल्प होगा। देखते हैं नंबर 2, उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। बिल्कुल, उपमान अप्रस्तुत होता है। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है। बिल्कुल है। और दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ठीक है। अब 74वां प्रश्न है, तो इसका मतलब 73वें प्रश्न में उत्तर नंबर हो रहा था 1। 74वां प्रश्न है, किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है? उदाहरण दिए गए हैं, सामने अलंकारों के नाम दिए गए हैं।
भ्रांतिमान, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, बिल्कुल भ्रांतिमान, उनको भ्रम हो गया। मोरों को बादलों में भगवान कृष्ण का, कृष्ण में भगवान कृष्ण के अंदर बादलों का भ्रम हो गया, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। श्लेष अलंकार है बल्लिहारी नृपकूप की, ठीक है। गुण बिनु बुन, गुण शब्द में गुण का मतलब रस्सी भी होता है, गुण का मतलब योग्यता भी होता है। फिर है उदाहरण अलंकार दिया हुआ है, सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुधाई। नहीं साहब, ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है, ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि उदाहरण होता तो वाचक शब्द होता, जस जिमी जैसे, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पर, इसलिए नंबर 3 उत्तर के रूप में होगा। चौथा भी देख लेते हैं, यतिरेक अलंकार है या नहीं है। मुख मयंक सो है सखी, लेकिन आगे दिया गया है मधुर वचन सविशेष, ये कारण सहित उपमेय की तुलना में उपमान को हीन दिखाया गया है। आदि पंक्ति में तो लिखा गया है जहाँ तक उपमा अलंकार लग जाता है, लेकिन आगे दिया गया है कारण कि मुख मयंक के समान तो है सखी, लेकिन मधुर वचन सविशेष, लेकिन उसकी एक और विशेषता है कि मधुर वचन निकलता है इसमें से, चंद्रमा में वो विशेषता नहीं है, इसलिए चंद्रमा मुख से हीन हो गया। तो व्यतिरेक अलंकार। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 3 नंबर, उदाहरण अलंकार नहीं है, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चौपाई मात्रिक समछंद है, पहला विकल्प है आपके सामने, बिल्कुल सही है। दोहे के विषम चरणों में 11-11 मात्रा नहीं होती है, दोहे के विषम चरणों में 13-11 24 होती है, विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 होती है, इसलिए उत्तर का विकल्प होगा 2 नंबर। देख लेते हैं, उल्लाला मात्रिक अर्सम छंद, बिल्कुल सही है, और द्रुत विलंबित वर्णिक समृद्ध छंद है, बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर होगा 2। प्रश्न नंबर 75 का उत्तर नंबर 2 विकल्प सही है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, हरिगीति का छंद के संबंध में प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। हरिगीति का छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मात्रिक सम छंद है, बिल्कुल है सा। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है। 16-12 मात्राओं पर यति होती है, बिल्कुल होती है। अंत में गुरु लघु होता है, नहीं साहब, गुरु लघु नहीं होता, अंत में लघु गुरु होता है, तिका, गीतिका, तिका, अंत में गुरु और एक लघु होता है। प्रत्येक चरण के अंत में जो वर्ण होते हैं, एक तो आएगा आपके लघु और एक आएगा गुरु। यहां लिखा है गुरु लघु, गुरु लघु नहीं होता है, लघु गुरु होता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रश्न नंबर 77 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है। देखो 4 कथन दे रखे हैं, काव्य गुण के संबंध में आपको एक कथन गलत है, उसका चयन करना है। लिखा है ना, काव्य गुण के विषय में असत्य कथन है, गलत कथन है। पहला तो सही है। दूसरा है, आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी। नहीं साहब, आचार्य भरत ने गुणों और दोषों की संख्या 10-10 मानी है, 8 नहीं मानी। 10 ही गुण माने हैं और 10 ही उन्होंने दोष माने हैं भरत मुनि ने, तो इसलिए 8 तो उन्होंने रस माने हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, इसलिए जल्दबाजी में हम कई बार रस खोज करके 8 सही ही होगा ये मान लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, तो इसलिए 2 नंबर उत्तर आपका चयन हो गया, 2 नंबर ही विकल्प आपको चयन करना था उत्तर के रूप में। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं खाली तीसरा और चौथा क्या है कि जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो वो प्रसाद गुण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रस से होता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए विकल्प नंबर 2 उत्तर रूप में चयन करना था। प्रश्न नंबर 78 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। रसाभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहा जाता है, रसाभिव्यक्ति कारणों को विभाव कहा जाता है, सही बात है। आलम्बन और उद्दीपन विभाव के 2 भेद हैं, बिल्कुल सही है। आगे लिखा है, तीसरा विकल्प है, जिन क्रियाओं से आलम्बन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है। हम अगर ध्यान से ना पढ़े ना तो हमें लगेगा कि बिल्कुल साहब ये अनुभाव की सही परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन आलम्बन शब्द गलत लिखा हुआ है। आलम्बन की जगह पर यहाँ पर होगा आश्रय। आश्रय के मनोभावों का पता लगाने वाले शब्द ही वही बातें जो है वो कहलाती है अनुभाव। ठीक, अनुभाव की परिभाषा ये होती है कि आश्रय की चेष्टाएं, न कि आलम्बन की चेष्टाएं। आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है, अनुभाव नहीं, अनुभाव कहलाती है आश्रय की। तो एक शब्द की वजह से यह विकल्प गलत हो गया और ये उत्तर रूप में आपको चयन करना था, क्योंकि यहाँ आलम्बन की जगह आश्रय होना चाहिए था। चौथा पढ़ लेते हैं, अनुभावों के कायिक, वाचिक, सात्विक, आहारी आदि भेद किए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर आपका होगा इसमें 78 नंबर में 3। 79 नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने प्रश्न 79। प्रलय सात्विक से तात्पर्य है शरीर का कंपायमान होना? नहीं,
कंपायमान होने को तो कंप कहते हैं। प्रलय निश्चेष्ट हो जाता है, कोई भी चेष्टा, कोई भी तरह की क्रिया नहीं होती। इसलिए उत्तर नंबर 1 चयन हो गया, विकल्प नंबर 1 उत्तर रूप में चयनित हो गया, क्योंकि यही गलत है। देख लेते हैं 3 सही क्या बातें हैं। वृड़ा संचरी भाव का अर्थ है लज्जा, बिल्कुल सही है। विवश रस का जो स्थायी भाव जुगुप्सा है, बिल्कुल सही बात है ये भी। हास्य रस का मित्र रस श्रृंगार रस है, बिल्कुल सही बात है। श्री हाँ करो, श्रृंगार उसके बाद में हास्य रस, हास्य और श्रृंगार दोनों मित्र रस है, विरोधी रस नहीं है, शत्रु रस नहीं है। कुल मिलाकर के आपका 1 नंबर जो उत्तर है वो चयन हो रहा था। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न पत्र का। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। भरत मुनि के रस सूत्र के जो 2 शब्द है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृष्ट निष्पत्ति, संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार जो है वो 4 लोग हैं। भट्ट लोलट है, ठीक है, भट्ट नायक है, शंकुक है, अभिनव गुप्त है, लेकिन जो पहले व्यक्ति है वो भट्ट लोलट होंगे। उत्तर नंबर 3 आपको विकल्प रूप में चयनित करना था। ये 80 प्रश्न हम इस प्रश्न पत्र के कर चुके हैं। 81वें प्रश्न से आगे की जो व्याख्या होगी वो अगले वीडियो में आप लोग देखिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगला जो वीडियो है वो इसी वीडियो का भाग नंबर 2, जिसके अंदर हम 81वें प्रश्न से लेकर के पूरे 120 प्रश्नों की चर्चा और साथ ही 5 प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न पत्र के व्याकरण से संबंधित उन पर भी चर्चा करेंगे। एक बार आपसे विदा लेता हूं। 81वें प्रश्न का आप शेष जो भाग है इस प्रश्न पत्र का वो वीडियो के भाग नंबर 2 में देखिएगा। धन्यवाद।